हाय, कैसे हो बच्चों? ठीक है ना? ठीक होने ही चाहिए। आज हम लोग भूगोल विषय का पाठ नंबर दूसरा आंतरिक हलचलें ये पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं एक पीपीटी दिखा रहा हूँ आप लोगों को, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वो देखना है आप लोगों को, ठीक है? आता मी दिसणार नाही, आता पीपीटी दिसत आहे. हे बघा. मेरे स्कूल का नाम है मानेकल मैदान मनपा हिंदी माध्यमिक शाला घाटकोपर म्यूनसिपल स्कूल है। मेरा नाम शंकर खाड़े। पाठ दूसरा आंतरिक हलचलें। इस पाठ में जिस प्रकार पृथ्वी पर बाह्य प्रक्रिया होती रहती है, वैसे ही आंतरिक प्रक्रिया भी होती है। पाठ नंबर दूसरा पेज नंबर 9 है भूगोल विषय का। देखिए बच्चों, इसमें न्यूज़ दी गई है। मृत्यूचे तांडव, मराठी न्यूज़ है वो। भूकंपाने नेपाळमध्ये 1500 जणांचा बळी। और इसके ऊपर कुछ नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके आंसर हम लोग को बताना है। ये न्यूज आप लोगों को पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है? भूकंपाने नेपाळमध्ये 1500 जणांचा बळी। काठमांडू नेपाळमध्ये येथून जवळच असलेल्या लामजुंगमध्ये आज अर्ध्या तासाच्या अंतराने झालेल्या 7.9 आणि 6.6 रिश्टर स्केल क्षमतेच्या दोन तीव्र भूकंपामुळे नेपाळसह भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, म्यानमार आणि तिबेटच्या काही भागाला जोरदार हादरा बसला. या भूकंपामुळे नेपाळमध्ये मोठे नुकसान झाले असून सुमारे 1500 जणांचा मृत्यू झाला असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. त्याशिवाय हजारो जण जखमी झाले आहेत. ढिगारे उपसण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू असल्याने ही संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. तो बघा, यहाँ पर कारण क्या है? ये जो मृत्यु के तांडव, बहुत सारे जीवित हानि हुई है। तो कारण क्या है? भूकंप। भूकंप के कारण ये सब हुआ है। आगे देखेंगे। नेपाळमध्ये गेल्या 80 वर्षांमध्ये झालेला हा सर्वात मोठा भूकंप आहे. भारताने नेपाळच्या मदतीसाठी तातडीने मदत पथके रवाना केली आहेत. सकाळी 11:40 वाजता बसलेले आणि 30 सेकंद ते 2 मिनिटांपर्यंत चाललेल्या या तीव्र भूकंपाचे हादरे भारतातील उत्तर, दक्षिण आणि ईशान्येकडील 22 राज्यांसह बांगलादेश, पश्चिमेकडे पाकिस्तानात लाहोर तसेच तिबेटपर्यंत जाणवले. तिबेटमध्ये भूकंपामुळे 12 जण ठार तर 20 जण जखमी झाले आहेत. बांगलादेशमध्ये पण दोघांचा मृत्यू झाला आणि 100हून अधिक लोक जखमी झालेले आहेत. भारतातही विविध राज्यांमध्ये मिळून 53 नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे आणि 200 जण जखमी झाले आहेत. त्याचबरोबर काठमांडूमध्ये पण भूकंपाचा धक्का बसताच काही क्षणात अनेक इमारती कोसळल्या. इकडे 2 मोठे हादरे बघा. इथे खूप सारी चांगल्या प्रकारे माहिती दिली, यहाँ पर अच्छी से जानकारी दी गई है. 2 मोठे हादरे, 7.9 रिक्टर स्केल, 11:40 का टाइम है सुबह का। और केंद्र बिंदु जहाँ पर यह हुआ है वो है लामजुंग, नेपाल में आता है। यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु है। 6.6 रिक्टर स्केल से इसकी तीव्र ऑनलाइन लेक्चर चालू है मैडम से बोलो. 12.19 दोपहरी 11 किलोमीटर भूगर्भ का केंद्र है, जमीन के अंदर 11 किलोमीटर अंदर है. 2 भूकंपानंतर आणखी 17 हादरे. 2 बार इसका जो भूकंप जो आहे तिचा हादरा जाणवलेला आहे. भारत, बांगलादेश, पाकिस्तानलाही जोरदार हादरे या ठिकाणी बसलेले आहेत. भारतात 22 राज्यांना हादरे. 22 राज्य भारत में उनको इस प्रकार का हादरे भूकंप यहाँ पर हुआ है. पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, मध्य, ईशान्य भारत के कुछ भाग हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र,
आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, ये सब राज्य हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो हम लोगों ने अभी न्यूज पढ़ी, इसमें इससे क्या मालूम पड़ता है कि कहीं तो बहुत बड़ा भूकंप हुआ है। भूकंप यानी क्या? भू यानी जमीन और कंप यानी कांपना, जमीन का कांपना। तो ये जो क्रिया होती है, ये किस कारण होती है? क्योंकि जमीन के अंदर, पृथ्वी के अंदर भी अंदरूनी भागों में इस प्रकार की हलचलें शुरू रहती हैं, और जिस प्रकार की तीव्रता रहेगी उसका असर पृथ्वी पर, जमीन पर, यहाँ पर हम लोग को दिखाई देता है। तो इसके ऊपर अभी जो न्यूज आप लोग को दिखी नहीं होगी, जैसे मैंने पूरी पढ़ के सुनाई, इसमें मृतांची संख्या यानी जो जिस देश में लोग मरे हैं, भारत में 53 है, तिब्बत में 12 लोग हैं और बांग्लादेश में 2 है। तो ये यहाँ पर संख्या दी गई है। इसके ऊपर नीचे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पर जो पीपीटी बनाए उसमें क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं। तो भी मैं यहाँ पर इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मृत्यु का क्या कारण था? क्यों क्यों यहाँ पर मृत्यु क्यों हुई, लोग जीवित हानि क्यों हुई? तो यहाँ पर शुरू में यहाँ पर बड़े इसमें जो शीर्षक दिया है, ऊपर टाइटल में ही दिया है कि भूकंप आणि मृत्यूचे तांडव, भूकंप आणि नेपाळमध्ये, यानी भूकंप ये मेन कारण है, इसके कारण ही यहाँ पर लोगों की मृत्यु हुई है। दूसरा सवाल है, इस भूकंप की तीव्रता कितनी थी? तीव्रता, उसकी जो गति है भूकंप की, वो कितनी थी? यहाँ पर दिया है ऊपर 7.9 रिश्टर स्केल, ये यहाँ पर दिया है। इस भूकंप की तीव्रता 7.9 और 6.6 रिश्टर स्केल, ये तीव्रता है। इतनी तीव्रता से यहाँ पर भूकंप हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, इस भूकंप से सबसे अधिक हानि कौन से देश को हुई? चाहे वो जीवित हानि हो, आर्थिक हानि हो, ये जो आपदाएं होती है, तो ये कौन से देश को ज़्यादा, कौन से देश में सबसे ज़्यादा हुई? तो इसमें देखिए, भारत में 53 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है, भारत देश में, भारत को ही हुई है, क्योंकि यहाँ पर भारत के 22 राज्य आए हैं। उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो कुछ भारत देश के राज्य हैं, इन राज्यों में इसका असर हुआ है। चौथा क्वेश्चन से है कि भूकंप का केंद्र बिंदु कहाँ था? अभी मैंने बताया आपको कि भूकंप का जो केंद्र बिंदु है वो था लामजुंग, नेपाल में। नेपाल में ये जो लामजुंग, ये जो प्रदेश है, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु था। आपदाग्रस्त अन्य प्रदेश कौन कौन से है? कौन कौन से प्रदेशों में इसकी हानि हुई है, भूकंप के कारण नुकसान हुआ है किन किन देशों में? वो देखिए, नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश और म्यांमार, तिब्बत आदि प्रदेश है। ये जो देशों के नाम है यहाँ पर, वो नेपाल में तो इसका केंद्र बिंदु था, भारत में भी बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, पाकिस्तान में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार और तिब्बत, इन प्रदेशों में आपदाग्रस्त, ये इन प्रदेश आपदाग्रस्त है। भूकंप का केंद्र कितना गहरा था? यहाँ पर देखिए, भूकंप का केंद्र जो है यहाँ पर दिया है 11 किलोमीटर भूकंप भूगर्भात केंद्र, कितना कितना गहरा है? 11 किलोमीटर अंदर, पृथ्वी के अंदर 11 किलोमीटर इसका केंद्र केंद्र बिंदु था, पृथ्वी के अंदर। भूकंप के कारण हुई किन किन प्रकारों की हानि दिखाई देती है? देखिए, भूकंप के कारण जीवित हानि है, आर्थिक हानि हानि है ना, वित्त हानि जो बोलते हैं, आर्थिक हानि। तो इस प्रकार की जो नुकसान हुआ है, वो है भूकंप के कारण हुआ है, वित्त हानि और जीवित हानि। आपके अनुसार भूकंप किस कारण से होता है? आपको क्या लगता है कि भूकंप किस कारण होता है?
किस कारण होता है? तो प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, प्राकृतिक, जैसे कि पृथ्वी के अंदरूनी भागों में इस प्रकार की हलचलें चालू रहती हैं, शुरू रहती हैं, और उसकी तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी उसका असर पृथ्वी पर या जमीन पर हम लोग को दिखाई देता है। तो आपके अनुसार भूकंप किस कारण होता है? प्राकृतिक आपदाएं के कारण भूकंप होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्या आपको कभी ऐसे भूकंप का अनुभव हुआ है? इस विषय पर चर्चा करने के लिए बोला है कि कभी आप लोगों ने इस प्रकार का कभी अनुभव किया है कि भूकंप किसी जगह हुआ है, आप लोगों ने जाकर कभी देखा, या फिर आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ पर इस प्रकार की हलचलें कभी आप लोग को मालूम पड़ी, कभी आप लोग को इस प्रकार की क्रियाएं हुई होगी? तो प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, हिमवर्षा, अतिवृष्टि आदि इस कारण आंतरिक भू हलचलों के कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी आपदाएं आती हैं। इस कारण सजीव तथा वित्त हानि होती है। इस पाठ में हम आंतरिक भू हलचलें जो अंदरूनी भागों में होती है पृथ्वी के, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, दिया है कि पृथ्वी पर कभी कभी विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती है, जैसे कि बाढ़, चक्रवात, हिमवर्षा, अतिवृष्टि। उसी प्रकार आंतरिक भू हलचलों के कारण भी भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। पृथ्वी पर स्थित जीव सृष्टि के लिए ऐसी घटनाएं अर्थात आपदाएं होती है। इसमें जो इन आपदाओं के कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण किन किन चीज़ों का नुकसान होता है, तो वो है वित्त हानि और सजीव हानि, सजीव तथा वित्त हानि। तो मैं आप लोग को एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, इसी के बारे में है, जो अभी मैंने जिक्र किया, ज्वालामुखी, भूकंप एवं ज्वालामुखी। इसको आप लोग देखेंगे अच्छे से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है, तब वो भारी प्लेट नीचे की ओर, बात करेंगे ज्वालामुखी के बारे में तथा मैग्मा और लावा में क्या अंतर है। जो पृथ्वी के गर्भ में बेहद गर्मी है, गर्भ का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब धरती के भूकंप में प्लेट सरकती है और एक दूसरे से टकराती है, तब वो भारी प्लेट नीचे की ओर तरफ दब जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है और वो परतों का निर्माण करती है। जबकि भारी प्लेट दबकर पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में जाती है, तो वहाँ मौजूद उतापी ऊर्जा के कारण उसका मेंटल और रास पिघलकर मैग्मा बन जाता है और इतनी भीषण गर्मी के कारण गर्म में प्रेशर उत्पन्न होता है। ये मैग्मा हल्की प्लेट पर दबाव बनाता है और आखिरकार इसे तोड़कर लावा के रूप में बाहर निकलता है, जिसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। पृथ्वी के सरफेस पर लावा के जम जाने से ज्वालामुखी के पहाड़ बनते हैं और जिस नली या सुरंग से लावा बाहर निकलता है उसे ज्वालामुख कहते हैं। बच्चों, मैग्मा और लावा में अधिक अंतर नहीं होता है। जो अति गर्म और पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में होता है उसे मैग्मा कहा जाता है, और जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा के रूप में जानते हैं। गर्भ में होता है और उसे मैग्मा कहा जाता है। जब वही पदार्थ बाहर निकलता है तो उसे लावा के रूप में। अगर कहीं पर धरती की सतह ठोस है और मैग्मा किसी तरह बाहर न निकल सके और ज्वालामुखी है और भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। इसके प्रेशर से पृथ्वी के प्लेट्स में हलचल होती है और सैकड़ों मीलों तक भूकंप होता है, और अगर भूकंप विस्फोट हो तो उसके मैग्मा के साथ गैस, राख और अन्य अवशेष लावा के रूप में बाहर निकलते हैं और धरती की सतह पर जम जाते हैं। बच्चों, आज पृथ्वी का 80% से ज्यादा हिस्सा ज्वालामुखी के फटने का नतीजा है। बच्चों, इन ज्वालामुखी के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, सक्रिय ज्वालामुखी या जागृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें समय समय पर विस्फोट होते रहता है। आज पूरी धरती का लगभग 1500 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी भारत के अंडमान निकोबार द्वीप में
बेरल आइसलैंड में सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप का होनाओला और क्राकातोआ विश्व के सबसे प्रमुख और खतरनाक सक्रिय ज्वालामुखी है। नंबर 2, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी हैं जो वर्षों से शांत है लेकिन एक कभी भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होते हैं। जापान का फ्यूजियामा जो संसार का सबसे खूबसूरत ज्वालामुखी वह सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। वह कभी भी विनाश की लीला शुरू कर सकता है। फिलीपींस का मेयन ज्वालामुखी भी सुषुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। नंबर 3 है बच्चों मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी वो है जो युगों से शांत है और जिनका विस्फोट होना पूर्ण रूप से बंद हो गया है। वर्मा का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, अमेरिका का चिम्बराजो, हवाई द्वीप का मिनाको ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के अंदर आते हैं। नमस्ते बच्चों। तो ज्वालामुखी के बारे में जो अभी हम लोगों ने वीडियो देखा, तो इस प्रकार ज्वालामुखी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं और पृथ्वी के अंदर जिस प्रकार की अंदरूनी हलचलें होती रहती है, इसके कारण ज्वालामुखी की आपदाएं आती हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर आकृति नंबर 2.2 यहाँ पर भी मैंने दी है। एक यहाँ पर बहुत सारी बुक्स रखी गई हैं। ऊपर चौक ऐसा खड़े करके रखा गया है। कुछ वस्तुएं उसके ऊपर ऐसी खड़ी करके रखी हुई है। तो अगर यहाँ पर इसके अनुसार, ये चित्रों के अनुसार आपके बस्ते में से कापियाँ एक दूसरे के ऊपर रखिए और चित्रों का अवलोकन करके उस पर खड़िया, झटकन, संचा, शार्पनर, रबड़ आदि 4 वस्तु खड़ी करके रखने के लिए बोला है। और दूसरे इसमें क्या दिखाया है, सेकंड वाला जो यहाँ पर पिक्चर है, ये जी देखिए चित्र है ऊपर वाला। यहाँ पर नीचे बीच वाले जो अगर बुक्स हम लोग ऐसी झटक से खींच लेंगे बाहर, तो ऊपर का जो सामान है, जो चीज़ें रखी गई है, वो किस प्रकार नीचे गिरती है वो दिखाया है। उसके बाद यहाँ पर कॉपी की रचना करना है, आगे पीछे इस प्रकार रखना है। उस पर वही चौक, शार्पनर, ये चीज़ें रखना है और ढांचे को धीरे धीरे से धक्का दीजिए और निरीक्षण करना है। धीरे धीरे उसको हिलाना है और उसका निरीक्षण करना है कि जो चीज़ें ऊपर रखी गई है वो नीचे गिरती हुई आप लोग को दिखाई देगी। तो इस प्रकार देखिए बच्चों कि भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी की आंतरिक भूहलचलों के कारण होती हैं। इसका प्रमुख कारण अस्थिरता है। भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवाह की ऊपरी परत में होती हैं। प्रवाह में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं। इन तरंगों के कारण अस्थिरता निर्मित होकर हलचलें निर्माण होती हैं। इसका वर्गीकरण गति, दिशा एवं भूरूप के आधार पर किया जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण तरंगें जो होती है एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है और इसके कारण इनकी जो हलचलें हैं इसका परिणाम हम लोग को पृथ्वी के ऊपर वाले भाग में दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी का उद्रेक किस प्रकार होता है। मैंने अभी वीडियो भी शेयर किया था। यहाँ पर चित्र भी आप लोग देख लीजिए। इस प्रकार ये ज्वालामुखी का चित्र है। ज्वालामुखी किस प्रकार बाहर निकल आता है। अभी देखिए बच्चों, आंतरिक भूहलचलों का वर्गीकरण किया हुआ है। वर्गीकरण का आधार 3 प्रकार यहाँ पर बताए हैं, जैसे कि गति है, दिशा और भूरूप। ये 3 आधार पर इसका आंतरिक भूहलचलों का वर्गीकरण किया जाता है।
इसमें गति में देखिए मंद भू हलचलें जो निरंतर उत्सर्जन करती रहती हैं, जैसे पर्वत एवं महाद्वीपों की निर्मिति, यह मंद भू हलचलों के कारण हुई है। जैसे कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला जो है, ये मंद भू हलचलों के कारण इसका बनी हुई है। दूसरा है द्रुत भू हलचलें। द्रुत यानी जलद गति से होने वाली भू हलचलें। यह हलचलें जो होती हैं, ये अत्यंत विनाशकारी हलचलें होती हैं, जैसे कि ज्वालामुखी और भूकंप, जो अभी न्यूज़ में हम लोगों ने देखा शुरुआत में भूकंप, और दूसरा है ज्वालामुखी। तो ये बहुत ही विनाशकारी होती है। इसमें जीवित हानि, वित्त हानि, इस प्रकार का विनाश इससे होता है भूकंप और ज्वालामुखी कारण, जो जलद गति से वो हलचलें होने होती। दूसरा यहाँ पर वर्गीकरण के आधार पर दूसरा प्रकार यहाँ पर है, पहला गति है। गति के ऊपर हम लोगों ने भू हलचलों का वर्गीकरण किया, उसमें मंद भू हलचलें और दूसरा द्रुत भू हलचलें। दूसरा है दिशा में क्षैतिज या समांतर भू हलचलें, और दूसरा है ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी भू हलचलें। यानी ये धीरे धीरे जो क्रिया होती रहती है उसको ऊर्ध्वगामी या अधोगामी भू हलचलें कहेंगे। और क्षैतिज समांतर भू हलचलें एक समान अंतर हमेशा चालू रहने वाली भू हलचलें। ये दिशाओं के आधार पर ये भू हलचलें चालू रहती हैं। तीसरा है भूरूप। जो जैसे कि महाद्वीपीय, द्वीप, पठार, उच्च भूमि निर्मित करने वाले ये जो भूरूप है, इनके आधार पर भू हलचलें इनका वर्गीकरण किया हुआ है। दूसरा है पर्वतयुक्त। बड़े बड़े पर्वत जो बनते हैं, इसके कारण भी वलीकरण या भ्रंश की प्रक्रिया है। तो ये इस प्रकार के भूरूप के आधार पर भू हलचलों का वर्गीकरण किया हुआ है। महाद्वीपीय, द्वीप, पठार, उच्च भूमि निर्मित करने वाली और पर्वतयुक्त वलीकरण भ्रंश की प्रक्रिया है। अभी मंद भू हलचलों का यहाँ पर परिणाम, दबाव और तनाव किस प्रकार यहाँ पर होता है देखिए। मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मित और महाद्वीप निर्मित के स्वरूप में परिणाम दिखाई देता है। उसको हम लोग अभी ये टेबल जो दिया है इसमें देखेंगे। यहाँ पर परिणाम, दबाव और तान। यहाँ पर देखिए लहरों की हलचलों की दिशा, जैसे कि लहरों एक दूसरे की तरफ अगर आ रहे तो दबाव निर्माण होता है, एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें उससे दबाव निर्माण होता है, और एक दूसरे के विपरीत जाने वाली लहरें क्या तनाव निर्माण होता है बीच में। उसके बाद परिणाम देखिए, कठोर चट्टानों पर होने वाला परिणाम। जो कठोर चट्टान होते हैं इसके ऊपर भी इस प्रकार का परिणाम दिखाई देता है, एक के ऊपर एक, या इससे क्या होता है दबाव निर्माण होता है और भ्रंश जैसे भूरूप तैयार होते हैं। तनाव में देखिए, तनाव में भी एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में अगर ये खींचते हैं एक दूसरे को तो उससे भ्रंश की निर्मित होती है। भ्रंश यानी दोनों जो चट्टान होते हैं साइड में चले जाना, बीच में एक दरी जैसे दिखाई देना, उसको भ्रंश कहते हैं। तीसरा है परिणाम, कोमल चट्टानों पर होने वाला परिणाम। कोमल चट्टानों पर होने वाला परिणाम वलीकरण इससे बनता है। एक दूसरे की तरफ खींचना मतलब वलीकरण बनना, वलीकरण जैसे पर्वत तैयार होना, और दूसरा भ्रंश स्तर तैयार होना। ये तनाव का है, एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशाओं में अगर खींचते हैं तो ये भू हलचलें और उनके परिणाम है। देखिए यहाँ पर प्रयोग दिया गया है। इस प्रयोग में एक पट्टी दी है, पर्वत निर्मित करने वाली हलचलें। इसमें एक पट्टी है, इसको देखना है। कागज़ 30 सेंटीमीटर लेना है, उसकी पट्टी लेना है कागज़ की पट्टी को दोनों छोर पर हाथ रखना है, दोनों साइड में। यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है
अब दोनों हाथ धीरे धीरे एक दूसरे की दिशा में दबाव देकर आगे करना है। दोनों एक दूसरे की तरफ क्या करना है, खींचना है। तो क्या होगा, देखिए दबाव, पहला दबाव इस प्रकार था, बाद में इस प्रकार की क्रिया होती तो बीच में ऐसा वो जो कागज की पट्टी है बीच में ऊपर आ जाती है, मतलब पर्वत बनते हैं इस प्रकार। अभी इसका हम लोग स्पष्टीकरण देखते हैं। उपरोक्त आकृति में हम इस पट्टी को एक दूसरे की दिशा में दबाने से पट्टी मोड़दार बन जाती है, पर्वतजैसी बन जाती है। भौगोलिक स्पष्टीकरण इसका देखते हैं हम लोग वलीकरण का। उसी प्रकार स्थल मंडल में भू हलचलों के दबाव से वलय मोड़ निर्मित होते हैं, वलित पर्वत मोड़दार पर्वत बनते हैं। पर्वत के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मृदु चट्टानों की परतों पर क्षैतिज समांतर दिशा में दबाव पड़ता है, फलस्वरूप उनमें वलय निर्मित होते हैं। दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में निर्मित होते हैं। इससे भूमि उथल पुथल होने लगती है, जिससे पृष्ठभाग ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है, जैसे हिमालय, अरावली, रॉकी एंडीज, आल्प्स आदि। ये जो है ये इस कारण बने हैं, दबाव के कारण इन पर्वतों की निर्मित हुई है। उसमें हिमालय, अरावली पर्वत, रॉकी, एंडीज पर्वत और आल्प्स, ये पर्वत दबाव के कारण बने हुए हैं। इसको वलीकरण कहते हैं। तो ये प्रयोग हम लोगों ने देखा, इससे बने पर्वत, इसके बारे में जानकर देखिए। पर्वत का वलीकरण हुआ हिस्सा इस प्रकार दिखाई देता है, जो आप लोगों के सामने यहाँ पर पिक्चर दिख रहे हैं। पर्वत का वलीकरण हुआ हिस्सा हिमालय, इस वलित पर्वत की प्रतिमा है। ये हिमालय का ऊपर से खींचा हुआ फोटो है, जो ऊपर उठ गया है, बीच वाला भाग दबाव के कारण ये आप लोग को दिख रहा है। तो इस प्रकार दबाव के कारण बने ये जो वलीकरण या पर्वत श्रृंखला जो इसी एक साथ उठ के खड़ी हो जाती है, वो दिखाई देती है। ये हम लोगों ने पहले प्रयोग में देखा। अभी तनाव के बारे में देखेंगे। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त आकृति पट्टी को विपरीत दिशा में खींचने से तनाव होकर टूट जाती है। बीच में क्या होता है, टूट जाती है। इसका हम लोग अभी स्पष्टीकरण देखते हैं। इस प्रकार स्थल मंडल में भू हलचल विपरीत दिशा में होकर तनाव निर्मित होकर भूपृष्ठ में दरारें पड़ जाती है। और किस प्रकार के पर्वत तैयार होते देखो, ब्रंशोत्थ पर्वत आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समानांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है, इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं, वही दरारें भ्रंश कहलाती हैं। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समानांतर भ्रंशों को बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठाता है तब ठिय समान दिखाई देता है, जो अभी आप लोग को दिख रहा है। दबाव का प्रभाव और भ्रंशोत्थ पर्वत बीच वाला भाग ऐसे उठ के खड़ा हुआ है और दोनों साइड वाला जो भाग है वो नीचे है, मतलब ये तनाव के कारण भ्रंश तैयार हुआ है, भ्रंशोत्थ पर्वत तैयार हुआ है। आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षितिज के समानांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। तब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है, इससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं और वही दरारें भ्रंश कहलाती हैं। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। दो समानांतर भ्रंशों को बीच वाला भूपटल का भाग जब ऊपर उठाता है तब ठिय समान दिखाई देता है। इस प्रकार जो आप लोग यहाँ पर आकृति देख रहे हैं। भ्रंशोत्थ पर्वत का ऊपरी भाग समतल होता है, उस पर प्रारंभ के समय शिखर नहीं होते। इनका ढलान भी तीव्र होता है, जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, भारत में मेघालय का पठार। तो ये इसके उदाहरण है। आगे देखिए,
ये देखिए मेघालय का पठार वृहस्पति पर्वत, जो ऊपर वाला भाग है देखिए कैसे ऊपर उठ के खड़ा हुआ है और साइड वाला भाग नीचे है, लेकिन ऊपर बड़े बड़े पर्वत आप लोग को दिखाई नहीं देंगे। ये है बृहस्पति पर्वत। उसके बाद है भौगोलिक स्पष्टीकरण। भूपृष्ठ पर क्षैतिज समांतर हलचलें जब विपरीत दिशा में होती है तब भूपटल के चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है, उससे चट्टानों में दरारें पड़ जाती हैं जिससे भ्रंश निर्माण होते हैं। भ्रंश घाटी घाटी जैसे कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का भाग दब जाता है। ऐसे धंसे हुए भाग को की भ्रंश घाटी कहते हैं, जिसे नर्मदा नदी भ्रंश घाटी, अफ्रीका महाद्वीप की ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी। तो इस प्रकार भ्रंश घाटी बनती है। क्या होता है तनाव के कारण कभी कभी भूतल पर क्या होता है तनाव निर्माण होता है, फलस्वरूप दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला भूतल का भाग दब जाता है। ऐसे धंसे हुए भाग को भ्रंश घाटी कहते हैं, जैसे नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी, अफ्रीका महाद्वीप के ग्रेट रिफ्ट वैली, यूरोप की राइन नदी की भ्रंश घाटी, वो इस कारण बनी हुई है। भ्रंश घाटी ये नर्मदा नदी की देखिए भ्रंश घाटी। अभी हम लोग देखेंगे हलचलों से निर्मित महाद्वीप। ये जो हलचलें होती है, चाहे पृथ्वी के अंदरूनी जो हलचलें होती है, इससे निर्मित महाद्वीप कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी देखेंगे, और वो हलचलें किस प्रकार होती है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से भूपटल की ओर मंद गति से हलचलें होती रहती हैं। इन हलचलों के कारण भूपटल का विस्तृत भाग उठ जाता है और धंस जाता है। भूपटल का भाग समुद्री सतह से ऊपर उठ जाने से महाद्वीपों की निर्मित होती है। अतः इन हलचलों को महाद्वीपों का निर्माण करने वाले हलचलें कहते हैं। इन हलचलों से विस्तीर्ण मैदानों की निर्मित हो सकती है, लेकिन मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है। ऐसे समय में वह भूभाग समुद्री तल के सतह का भाग बन जाता है। द्रुत भू हलचलें, ये हलचलें धीरे धीरे होने वाली मंद हलचलें हम लोगों ने देखी। अभी तेज गति से होने वाली हलचलों के बारे में यहाँ पर हम लोग जानकारी देखते हैं। द्रुत भू हलचलें, भू अर्थात जमीन, कंप का अर्थ कंपन होता है। पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाले द्रुत भू हलचलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। क्या आप जानते, जैसे कि रेलवे स्टेशन पर खड़े होते समय पटरी से कोई रेलगाड़ी गुजरती है तो स्टेशन पर कंपन का अनुभव होता है। किसी पुल से कोई भारी भरकम वहाँ तेज गति से गुजरता है तो पुल पर कंपन का अनुभव होता है। इस अनुभव से ही भूकंप के समय होने वाले कंपन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये यहाँ पर आप लोगों को कारण कुछ यहाँ पर बताया। ठीक है, यहाँ तक आज हम लोग पढ़ाई करते हैं। थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ रिवीजन के लिए, थोड़े इसमें फटाफट शॉर्ट में जो जो जानकारी अभी हम लोगों ने देखी। देखिए यहाँ पर पहले इसमें न्यूज मैंने बताई थी, न्यूज़ पढ़ के सुनाई थी, ये आप लोग को अच्छे से दिखाई नहीं देता है इसके लिए, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर प्रमुख कारण क्या है कि भूकंप है। भूकंप के कारण कुछ देशों में ज़्यादा आपदाएं हुई है, नुकसान हुआ है, जीवित हानि हुई है, वित्त हानि हुई है। तो ये भूकंप के कारण हो सकता है। उसके बारे में मैंने एक प्रयोग बताया कि इस प्रकार बुक एक दूसरे के ऊपर रखना है, उसके ऊपर डस्टर या चौक, शॉर्पनर जैसे खड़े करके रखना है, और
नीचे को कोई बुक फटाक से क्या करना है, खींच शीघ्र गति से क्या करना है, खींचना है। तो ये करेंगे तो क्या होगा, जो ऊपर वाला जो सामान चीज जो रखी हुई है वो नीचे गिर जाएगा, इस प्रकार दिखाई देगा, ऊपर की आकृति में दिया है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदरूनी भागों में इस प्रकार की जो रेडियो एक्टिव पदार्थ एक दूसरे की ये जो तरंगे होती है, एक हलचलें उनकी चालू रहती है, एक दूसरे की तरफ चल जा आते हैं जाते हैं, ये उनकी क्रिया चालू रहती है। लेकिन कभी कभार उनकी तीव्रता ज़्यादा रहे तो इस प्रकार पृथ्वी के ऊपर वाला जो भाग है वो कांपने लगता है, भूकंप जैसी क्रिया होती है, ज्वालामुखी कभी कभार होता है। और दूसरे वाला प्रयोग जो बताया था, जो बुक से ये आगे पीछे करके रखना है, ऊपर सामान रखना है, चीज़ें रखना है और उसको खाली क्या करना है, हिलाना है। यूँ हिलाएंगे तो भी क्या होगा, ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर जो चीज़ें रखी गई हैं वो इस प्रकार नीचे गिर जाती है। और इसके हम लोगों ने स्पष्टीकरण देखा, वापस से मैं दोहरा रहा हूँ। इस भूकंप एवं ज्वालामुखी की घटनाएं पृथ्वी के आंतरिक भू हलचलों के कारण होती है। इसका प्रमुख कारण अस्थिरता है। भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली आंतरिक हलचलें मुख्य रूप से प्रवाह की ऊपर परत में होती है। प्रवाह में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है। ये ऊर्जा तरंग के एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। इन तरंगों के कारण अस्थिरता निर्मित होकर हलचलें निर्माण होती है। इसका वर्गीकरण गति, दिशा एवं भूरूपों के आधार पर किया जाता है। ये जो वर्गीकरण अभी मैंने बताया, आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण, उसमें वर्गीकरण का आधार गति, दिशा और भूरूप है, इनके आधार पर होता है। और भू हलचलों का वर्गीकरण, मंद भू हलचलें निरंतर उत्सर्जन करती रहती है, जैसे पर्वत एवं महाद्वीप की निर्मिति। द्रुत भू हलचलें अत्यंत विनाशकारी होती है, जैसे भूकंप और ज्वालामुखी। उसके बाद दिशा और भू हलचलों का वर्गीकरण, क्षैतिज समांतर भू हलचलें, ऊर्ध्वगामी तथा अधोगामी भू हलचलें। वर्गीकरण का आधार भूरूप, महाद्वीपीय उसमें द्वीप पठार उच्च भूमि निर्मित करने वाली परतयुक्त वलीकरण ब्रश की प्रक्रिया। अभी हम लोग इसके बारे में भी देखते हैं। मंद भू हलचलें देखिए, इसका परिणाम भूपटल पर पर्वत और महाद्वीप का निर्माण होता है। भू हलचलें और उनके परिणाम दिखाई देता है, उनसे निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। परिणाम देखिए, लहरों की हलचलों की दिशा, अगर दबाव रहे तो कैसे मालूम करते हैं, एक दूसरे की ओर आने वाली लहरें, इससे दबाव तैयार होता है। तनाव, एक दूसरे के विपरीत जाने वाली लहरें जो होती है उससे तनाव। कठोर चट्टानों पर होने वाला परिणाम, उससे भ्रंश, और ये दबाव में भ्रंश एक दूसरे की तरफ खींचना, एक दूसरे के ऊपर ये होना, तो ये भ्रंश। और तनाव से भी दरी हो जाती है, तो वो एक भ्रंश। कोमल चट्टानों पर होने वाला परिणाम, वलीकरण, जैसे पर्वत तैयार होते हैं, भ्रंश या फिर ऐसी बड़ी घाटियाँ तैयार होती हैं। यह मंद भू हलचलों के कारण होने वाले उनके परिणाम हम लोग देखे। उसके बाद पर्वत निर्मित करने वाले हलचलें, उसमें एक प्रयोग देखा, दबाव का इस प्रकार कागज़ लेना है, दोनों तरफ से उसको 30 सेमी लंबी पट्टी लेना है कागज़ की, और दोनों छोर पर हाथ रखना है और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ खींचना है हाथ, तो बीच वाला भाग जो है ऊपर उठ जाता है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। उसी प्रकार का स्थलमंडल में भू हलचलों के दबाव से वलय मोड़ निर्मित होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों में ऊर्जा का वहन होता है। इन ऊर्जा लहरों के कारण मुद्दी चट्टानों की परतों पर क्षैतिज समानांतर दिशा में दबाव पड़ता है, फलस्वरूप उनमें वलय निर्मित होते हैं। दबाव तीव्र हो तो वलय बड़ी मात्रा में निर्मित होते हैं। इससे भूमि उथल पुथल होने लगती है, जिससे पृष्ठ भाग पर ऊपर वाला भाग जो होता है वो ऊपर उठ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित होती है। इस प्रकार यहाँ पर चित्र है, आप लोग देख लीजिए, पर्वत का वलीकरण, और हिमालय से ऊपर से वो चित्र खींचा गया है। दूसरा प्रयोग है तनाव, एक दूसरे की विपरीत दिशा में खींचेंगे तो इस प्रकार का तनाव निर्माण होगा, उससे बृहस्पति पर्वत तैयार होते हैं। आंतरिक भू हलचलों के कारण क्षैतिज के समांतर तथा एक दूसरे से दूर जाने वाली
ऊर्जा तरंगों का निर्माण होता है। जब चट्टानों पर तनाव निर्माण होता है, इससे चट्टानों में दरार पड़ जाती है, वही दरारें भ्रंश कहलाती है। उसी प्रकार कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगे एक दूसरे की ओर आने से भी दबाव पड़ता है और इस प्रकार के भ्रंश निर्माण होते हैं। मेघालय का पठार ये भ्रंश होते, देखिए भौगोलिक स्पष्टीकरण देखिए इसका। घाटी कभी कभी भूतल पर तनाव निर्माण होता है, तनाव के कारण इस प्रकार के भ्रंश घाटी तैयार होती है। भ्रंश घाटी ये नर्मदा नदी की है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने ये जो आंतरिक हलचलों के बारे में जो जानकारी देखी किस प्रकार होती है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी देखी और पीपीटी के द्वारा मैंने आप लोग को समझाया। कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तुम्हारे तो पूछ सकते हैं इसके बारे में। उसको सुमित यादव, हाँ बोल बेटा सुमित यादव। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? क्या? वापस से बोल बेटा, आवाज नहीं आया। मैं भ्रंश क्या बोला? सर भ्रंश घाटी किसे कहते हैं? भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी बेटा जो घाटी पर्वत युक्त घाटी होती है, भ्रंश घाटी यानी दोनों पर्वत साइड में चले जाना, बीच में घाटी जो तैयार होती है, इसके कारण पृथ्वी के अंदरूनी हलचलों के कारण, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। थैंक यू सर। सुमित नवकर, चालेल क्वेश्चंस विचारतात। हेलो, किसी को कुछ सवाल क्वेश्चन? ठीक है, थैंक यू सर। और रिकॉर्डिंग भेज दीजिए सर मुझे। हाँ ओके, रिकॉर्डिंग बंद।